हम स्टार्ट कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य क्या है? प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। समझिए, इतना भी मेंस का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इसी से पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन। अभी आपने क्या देखा था? उत्तर वैदिक काल में आपने देखा कि जनपद में फिर महाजनपद और राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। लेकिन अगर सही में पूछा जाए कि पहला अखिल भारतीय साम्राज्य, तो मौर्य वंश ने स्थापित किया था। अशोक के समय तक आते आते और उत्तर में देखिए कश्मीर, और दक्षिणी में उत्तर कर्नाटक, पश्चिम में सौराष्ट्र गुजरात, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। मतलब मौर्यों ने क्या किया था? पहला अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक, अब हमें देखना है कि इसमें पाठ्यक्रम क्या है, हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? स्रोत, मतलब मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत क्या हैं, साहित्यिक स्रोत क्या है, पुरातात्विक स्रोत क्या है, और विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्य, पुरातत्व और विदेशी यात्रियों के विवरण। फिर हम क्या देखेंगे? राजनीतिक इतिहास। जैसे इसमें टोटल 3 शासक इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। क्योंकि अशोक के बाद क्या हुआ? अशोक जब शासन किया 273 से 232 तक, तो उसके मृत्यु के 50 वर्षों में उसके साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, मृत्यु के 5 ही वर्षों में। तो स्रोत के बाद हमें देखना है राजनीति। फिर क्या देखना है? प्रशासन, मौर्य का प्रशासन। इस पे भी डिबेट है, क्या केंद्रीकृत था या फिर विकेंद्रीकृत था, या फिर निरंकुश था, या भी लोक कल्याणकारी। इसे हमें देखना है। उसके बाद हम देखेंगे प्रशासन, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है। प्रशासन क्यों? क्योंकि आज जो आप सिविल सर्विस का एग्जाम देख रहे हैं, जिसमें क्या होता है? प्री मेंस इंटरव्यू। उसी तरह मौर्य काल में भी उपधा परीक्षण होता था। मौर्य काल में अधिकारियों को अमात्य कहा जाता था, और उनका चयन कैसे होता था? योग्यता क्या था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो हमें प्रशासन देखना है। फिर प्रशासन के बाद समाज, मौर्य काल में समाज कैसा था? समाज के बाद फिर अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के बाद धर्म के बाद कला, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगा? पतन, यानी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। ठीक, प्रशासन में अब जैसे राजनीतिक इतिहास में आप पढ़ेंगे क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, क्योंकि पहला मौर्य शासक था, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। और अशोक में आपको क्या पढ़ना है? सबसे इंपॉर्टेंट उसका धम्म। कई बार मेंस में आपसे पूछ चुका है कि अशोक का धम्म क्या था, इसका स्वरूप क्या था, क्या मौर्य साम्राज्य के पतन में इसका योगदान था? तो कई बार आपसे धम्म से पूछेगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इससे, स्रोत से। स्रोत में क्या? साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत में क्या आएगा? सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मौर्य साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य
कौटिल्य का अर्थशास्त्र। एक चीज और है, इस पे भी डिबेट होता है कि कौटिल्य क्या मौर्य युग के थे या नहीं थे। क्यों? क्योंकि कौटिल्य ने ना तो पाटलिपुत्र मौर्य की राजधानी का उल्लेख किया है, ना ही किसी मौर्य शासक का उल्लेख किया है। अपने विचार को इति कौटिल्य में व्यक्त किया, अन्य पुरुष ने नहीं किया। उससे कंफर्म नहीं होता है कि इस रचना इन्होंने की। यही डिबेट होता है। लेकिन ये कैसे पता चलता है कि इन्होंने की थी? क्योंकि भारतीयों की परंपरा रही है कि अपना नाम नहीं लिखते हैं। ठीक है। दूसरी चीज कि जिन जिन बातों का उसमें उल्लेख किया गया है वो कुछ कुछ मेल खाती हैं मौर्य समाज और प्रशासन से। जैसे कौटिल्य ने उल्लेख किया है कि जहाज रानी जो है उस पर क्या है, राज का नियंत्रण था, उसका उल्लेख स्ट्रैबो भी करता है। कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख किया है और मेगास्थनीज ने भी उल्लेख किया है गुप्तचर व्यवस्था का। मंत्रिपरिषद का उल्लेख करता है और यहाँ भी उल्लेख हुआ है, मेगास्थनीज ने मंत्रिपरिषद की बात की है। लेकिन साथ साथ कुछ नई चीजें जैसे नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन का वर्णन ज्यादा मेगास्थनीज करता है, कौटिल्य में नहीं मिलता। तो यहीं पे कुछ कुछ प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ये वास्तव में कौटिल्य यही थी इन्होंने रचना की या जिसके बारे में जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य की। लेकिन जो परिस्थितियां थी कहीं न कहीं ये मौर्य युग का ही था। इसे देखिए, अब ये मैसूर के जंगलों में पाया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के जो पन्ने थे वो मैसूर के जंगलों में पाए गए और उसे सबसे पहली बार किसने इकट्ठा किया? शाम शास्त्री, इन्होंने इसे इकट्ठा किया। ठीक है। और इस अर्थशास्त्र में कितने भाग थे और कितने श्लोक थे? 15 भाग थे और 6000 श्लोक। कितने भाग थे? 15 भाग। इसे हम अधिकरण भी कहते हैं। 180 प्रकरण, प्रकरण मतलब उपभाग। और श्लोकों की संख्या कितनी थी? 6000। अब इसमें हमें कुछ भागों के बारे में जानकारी जाननी चाहिए। किस भाग में क्या उल्लेख है, कई बार पूछ लेता है, फ्री में आप भी पूछ लेता है। तो जो पहला भाग है अर्थशास्त्र का 15 में से, उसमें राजा के कर्तव्य के बारे में है, उसके अनुशासन, उसके नियमों के बारे में। तो प्रथम भाग में क्या है? राजा के कर्तव्य अनुशासन। राजा के कर्तव्य, नियम, अनुशासन या उसका सामान्य व्यवहार। दूसरे भाग में क्या है? 27 अध्यक्षों का उल्लेख है, यानी विभागीय अध्यक्ष होते हैं उनका उल्लेख है। जैसे विविताध्यक्ष मतलब चारागाह का अध्यक्ष, विविताध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है। सीताध्यक्ष मतलब राजकीय भूमि का जो प्रमुख होता था सीताध्यक्ष का। इस प्रकार 27 अध्यक्ष उनके कर्तव्यों की सूची दी है। फिर तीसरे भाग में क्या है? धर्मस्थीय मतलब दीवानी न्यायालयों का उल्लेख। दीवानी मतलब समझते हैं ना, जो वित्तीय मामले होते हैं। और फौजदारी मतलब जहां मारपीट ये सब मुकदमे होते हैं, फौजदारी करते हैं। चौथे भाग में क्या है? कंटक शोधन मतलब फौजदारी।
मतलब इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, जैसे संयुक्त राज्य प्रादेशिक इस तरह के अधिकारी क्या करेंगे, उसके लिए भी प्रशासनिक अधिकारियों का। जानते हैं कहा जाता है मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत था कि नहीं था। ये इतनी बड़ी नौकरशाही, इतने 27 अध्यक्षों का उल्लेख, न्यायालयों का उल्लेख, बड़ी सेना का उल्लेख, ये कहीं ना कहीं केंद्रीकृत प्रशासन की ओर इशारा करता है। हड़प्पा सभ्यता विकसित सड़क पर थी ना, विकसित, तो हम भी अनुमान लगाते थे कि अच्छा प्रशासनिक सिस्टम रहा होगा जो सबको सड़कों की व्यवस्था करता रहा होगा, नालियों की अच्छी व्यवस्था करता रहा होगा। तो इसी प्रकार मौर्य साम्राज्य क्या था, कहीं ना कहीं केंद्रीकृत साम्राज्य था। क्योंकि इतने बड़े प्रशासन की स्थापना क्यों करनी पड़ी उसे, जाहिर इतना बड़ा साम्राज्य था। छठा भाग क्यों महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र का? वेरी गुड, सप्तांग सिद्धांत। क्या है सप्तांग सिद्धांत, कोई जानता है? या इसके साथ अंक क्रम से कौन बता सकता है? कौन सा यहाँ उपस्थित कौन सा बच्चा बता सकता है कि 7 अंक कौन कौन से? राज्य के 7 महत्वपूर्ण अंगों की चर्चा की है कौन कौन? आप लोग साथ हैं भी आज, तो बताइए सप्तांग सिद्धांत कौन का? क्रम से बताना है। राजा है, आमात्य है, हाँ वेरी गुड, ठीक है। और कोश नहीं, वो है जनपद है। ये कई बार प्री में पूछ चुका है, सबसे अंतिम में किसको रखा है? नहीं तो सबसे अंतिम में था और राजा सबसे पहले। कोश है, दुर्ग है, तो सबसे पहले क्या होगा? स्वामी यानी राजा। दूसरे पे क्या होगा? अमात्य। ये अधिकारियों की एक सामान्य संज्ञा है अमात्य। यानी जैसे आज क्या कहता है ISPCS, वैसे इस समय मौर्य काल में अमात्य कहा जाता है। सलाहकार भी हो सकते हैं। हाँ सलाहकार बता रहा हूँ। हाँ इधर से कह सकते हैं। अब भाई क्या है, कोई मंत्री तो शासन मंत्री क्या है, कार्यपालिका विधायिका क्या है, वो नियम बनाती है, संसद हो गई, कानून बनाएगी, लागू कौन करेगा? कार्यपालिका में लागू करेगी, प्रशासनिक अधिकारी लागू कराते हैं। तो अमात्य मतलब अधिकारियों की सामान्य संख्या मौर्य काल में क्या थी? अमात्य। अब इसको कौटिल्य ने कहा कि राज्य की आंखें हैं। क्या है? राज्य की आंखें हैं। और कौटिल्य ने कहा है क्या, जिस प्रकार रथ बिना पहियों के नहीं चल सकता, उसी प्रकार कोई भी राज्य बिना अमात्य के नहीं आगे बढ़ सकता। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। मतलब अमात्य की तुलना की किससे की है? राज्य की राज्य के आंख से की। आंख तो राज्य के आंख से। मतलब कहते हैं कि जिस प्रकार कौटिल्य कहता है शास्त्री कि जिस प्रकार पहिए के बिना रथ चल सकता है, बताइए? नहीं। इसी प्रकार अमात्य योग्य, यानी अमात्यों का एक चयन होता था मौर्य काल में। ये अमात्य ऐसे नहीं था कि हमने आपको बना दिया अमात्य, नहीं, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आपका क्या लिया जाएगा? इंटरव्यू। और उसे मौर्य काल में क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण, जिसे हम आजकल पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। उपधा परीक्षण बिना इसके किसी की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। तो जिस प्रकार पहिए के बिना रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार योग्य अमात्यों के बिना राज्य भी नहीं चल सकता।
सप्तांग में जन्मजातिकार बता दिया जाएगा। हाँ द्वितीय भाग में 26 अध्यक्ष हैं। हाँ हाँ आज 27 संख्या अध्यक्ष याद रखिए बस। ठीक, तो सप्तांग में कौन कौन से होंगे बताइए। तीसरा चलिए पहला क्या हो गया, स्वामी। दूसरा अमात्य। तीसरा वेरी गुड, किसने बोला जनपद, किसने बोला सही है जनपद। एक चौथा ठीक है, दोनों भी सही है। पांचवा कोश कोश, सही है वेरी गुड। कोश मतलब खजाना। छठा दंड दंड मतलब सेना, एक अच्छी सेना होनी चाहिए। सातवां मित्र, ये राज्य के क्या है, मित्र की तुलना कान से की गई है। आसपास के राज कोश की तुलना मुख से की गई है। अमात्य की तुलना राज्य रूपी शरीर के आंख से की गई है। स्वामी की सर से की गई है। ठीक है, जनपद की जान से की गई है। और मित्र की तुलना कान से, सेना की तुलना मस्तिष्क से की गई है। सेना क्या है, मस्तिष्क है राज्य रूपी शरीर। ग्रुप क्या होगा, इसकी बातें या भुजाएं, राज्य रूपी शरीर की भुजाएं। तो ये 7 है सप्तांग में, 7 तो क्या क्रम से रखेगा। अमात्य कान है, उसका उपधा परीक्षण अधिकारियों की सामान्य संज्ञा है। मतलब जैसे अधिकारी लोग क्या करें, अमात्य करते थे मौजूदा। ये उपधा परीक्षण मतलब भली बात जांच की उनकी नियुक्ति होती है। ठीक, क्लियर। 7वें में क्या है, विदेश नीति। 7वें भाग में क्या है, विदेश नीति। विदेश नीति। इसको फिगर से बना लीजिए, सप्तांग सिद्धांत हो गया, सबने बना लिया, इस तरह बना लीजिए, बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्रम से। सर मंडल थ्योरी भी इसी में है ना, हाँ? मंडल सिद्धांत में इसी में भी है ना। कॉपी ले आइए। किसी में जो मंडल योनि है सर, उसमें सप्तांग सिद्धांत है। ये होगा वही आप कह रहे हैं। उसके जैसे हर एक भाग का एक नाम दिया गया है। जैसे 5वें का योग वृत्त है, जैसे 6ठे का ये कहा गया होगा मंडल योनि से। उसको आप मत याद रखो, आपसे नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो पूछा जाएगा वो सप्तांग सिद्धांत पूछा जाएगा, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक बार पूछा है प्री में, सबसे लास्ट में कौटिल्य ने किसको रखा है, तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। कोई दंड लिख के आता है, कोई लिख के आता है, कोई जनपद। सबसे लास्ट में मित्र है, सबसे पहला स्वामी, सबसे लास्ट हाँ। राज्य रूपी शरीर का क्या है, कान। सतर्क रखता है, आपको बताता है अपना मित्र। अच्छा मित्र कौन होता है, जो आपको सचेत करता है, आपको आलोचना करता है, आपको बताता है आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। एक अच्छा मित्र हम सबको होना चाहिए सर। कोश के बाद दंड है, दंड मतलब सेना। मुख, मुख राज्य रूपी शरीर का मुख, हाँ उससे मुख से तुलना की गई। सेना की मस्तिष्क से तुलना की गई। मुंह और क्या, और कौन सा मुंह? स्वामी की तुलना सर से की गई है। सर ही कट जाए कुछ बचेगा ही नहीं। राजा नहीं तो राज्य क्या करेगा, लोग छीन लेंगे।